नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आज की बड़ी खबर को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा आप सभी जानते हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से नॉलेज सीरीज का संचालन पिछले माह प्रारंभ किया गया था और ये सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है और आप सभी अभ्यर्थी इसे बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। इसी नॉलेज सीरीज के वर्तमान सप्ताह के अगर हम शेड्यूल की बात करें तो अलग अलग जो विषय हम चर्चा करेंगे उन्हें आप देख सकते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। आगे महासागरीय धाराएं, कॉलेजियम प्रणाली, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, समानता का अधिकार, ध्रुवीय चक्रवात, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, धोलावीरा, मुगल साम्राज्य का पतन, सागर नितल प्रसरण, पेरिस समझौता, कोप 21, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, गांधार कला और सकल घरेलू उत्पाद, इन अलग अलग विषयों के संदर्भ में ये जो हमारा वर्तमान सप्ताह है इसमें हम नॉलेज सीरीज में चर्चा करेंगे। यह चर्चा प्रातः 11 बजे होगी लाइव रूप में और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे लाइव रूप में दूसरा हमारा विषय होता है। आप दोनों ही सत्र में लाइव रूप में भाग लें प्रतिदिन, जिसके आधार पर जो भी हम अलग अलग विशेष रूप में चर्चाएं विषय की करते हैं उनसे संबंधित आप नोट्स बनाएं जो आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मदद करेंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 1902 में उनका निधन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में उनके जीवन से संबंधित अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप में उनके द्वारा जिस दर्शन को आगे बढ़ाया गया और साथ साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को किस रूप में प्रभावित किया उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान रखें तो आध्यात्मिक रूप में जिस तरह से स्वामी विवेकानंद के द्वारा युवाओं को प्रेरित किया गया, ऐसी स्थिति किसी अन्य व्यक्ति की भारत में नहीं मानी जाती है। आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप में अपनी बातों को कहने के बाद भी उन्होंने अपनी बातों को इस आसान रूप में कहा जिससे कि युवा उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ पाएं। और ऐसा माना जाता है कि भारत का जो वेदांत का दर्शन है उसको पश्चिमी दुनिया को एक तरह से महत्वपूर्ण रूप में बताने और समझाने में स्वामी विवेकानंद का प्रमुख रूप से योगदान था। उनके अगर हम प्रारंभिक जीवन काल की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में और उनके पिता नरेंद्र नाथ दत्त और माता थी भुवनेश्वरी देवी। आप ध्यान रखें कि एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था और माता और पिता के जो संस्कार थे उसने प्रमुख रूप में स्वामी विवेकानंद के जीवन को प्रभावित किया और माना जाता है कि उनके पिता के जो प्रगतिशील विचार थे, तर्कसंगत उनका जो विचार का एक तरीका था और साथ साथ उनके माँ का जो धार्मिक स्वभाव था, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से आकार दिया और इस कारण से उनके माता पिता का जो प्रारंभिक प्रभाव था वो उनके व्यक्तित्व को आगे एक आध्यात्मिक रूप में विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से सहायक माना जाता है। साथ साथ उन्होंने जीवन में जो भी एक तरह से दर्शन या अलग अलग सिद्धांतों को समझा उसको तर्क के आधार पर भी एक तरह से सिद्ध करने का प्रयास करा और यह गुण उन्हें अपने पिता के माध्यम से प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र से ही दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के संदर्भ में विभिन्न अलग अलग जो विषय थे उनमें रुचियां रखते थे और इतने विविध रूप में विषयों को पढ़ने के कारण ही उनके अंदर जो तर्क संगत एक तरह से क्षमता है वो तेजी से विकसित हुई। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों का भी विशद रूप में अध्ययन किया। आगे चलकर नरेंद्र दत्त के द्वारा शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण लिया गया। इसी के साथ साथ व्यायाम, खेल और संगठन के रूप में जो गतिविधियां होती थी वो अपने युवा मित्रों के साथ में आगे संचालित करते थे। नरेंद्र दत्त के द्वारा प्रमुख रूप से पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का भी विशेष रूप में अध्ययन किया गया। इसीलिए जब उन्होंने एक नव वेदांत का अपना सिद्धांत दिया तो उसमें पश्चिमी एक तरह से जो दर्शन है उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वहां पर आध्यात्मिक रूप में उनका जो झुकाव है उसके लिए बड़ा कारण माना जाता है ब्रह्म समाज में उनका एक तरह से शामिल होना। उन्होंने 1880 में केशव चंद्र सेन के नव विधान में अपने आप को शामिल किया। आगे चलकर नरेंद्र दत्त ने केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाले ब्रह्म समाज का जो भाग था जिसको साधारण ब्रह्म समाज कहा जाता था उसमें अपने आप को शामिल किया और ब्रह्म समाज की जो मान्यताएं थी उसको प्रमुख रूप से उन्होंने एक तरह से समाहित किया। जब हम ब्रह्म समाज की प्रमुख अवधारणाओं की बात करते हैं तो वो बहुदेववाद और जाति प्रबंध की जो व्यवस्था है उसकी निंदा करते थे। यानी ब्रह्म समाज के द्वारा एक शक्ति की एक तरह से बात की गई और अलग अलग देवताओं की पूजा की जो परंपरा हिंदुओं में एक तरह से व्याप्त थी उसको उन्होंने विरोध किया। इसी के साथ साथ जाति व्यवस्था का भी ब्रह्म समाज के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। ब्रह्म समाज के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो आधुनिक सिद्धांतों को शामिल करते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में जो भी एक तरह से उपनिषद और वेदांत में अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे उनका उपयोग करके सुव्यवस्थित रूप में और तर्कसंगत रूप में एकेश्वरवाद की जो स्थिति है उसको ब्रह्म समाज ने आगे बढ़ाया। इसका प्रभाव नरेंद्र दत्त में प्रारंभिक रूप में आध्यात्मिक झुकाव के बढ़ने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
लेकिन सबसे प्रमुख जो प्रभाव है वो माना जाता है जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, और माना जाता है कि पश्चिमी जो सार्वभौमिकता है और जो गुणता है उससे अवगत एक तरह से कराने का काम प्रमुख रूप से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही उनको कराया। तो वास्तविक जो आध्यात्मिकता है स्वामी विवेकानंद में, उसे जगाने का जो काम है वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही किया गया। 1881 में नरेंद्र दत्त पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले, और ध्यान रखें 1884 में पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रमुख रूप से उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाया। और यहाँ हम ध्यान रखें रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो प्रमुख रूप से अपने विचार आगे बढ़ाए गए उसमें उन्होंने त्याग और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया, और इसी आधार को एक तरह से स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने आगे रामकृष्ण परमहंस के जो संदेश हैं उसको विस्तारित किया और वैश्विक स्तर पर उसका काम विस्तारित करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण के मुख्य शिष्य विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का एक तरह से स्थापना करने का कार्य प्रारंभ किया गया, और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस के जो विचार हैं उनको प्रसारित करने के लिए प्रमुख काम किया गया। रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है और 4 योग के जो आदर्श हैं ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग, इनका प्रमुख रूप से प्रचार किया गया। जब हम अद्वैत की बात करते हैं, नॉन ड्वेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ब्रह्म को ही शक्ति मान लिया जाता है, और माना जाता है कि उसी के अलग अलग रूप यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर या जो भी जीवन है वहां पर एक तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो परम शक्ति के रूप में एक नॉन ड्वेल यानी अद्वैत को एक तरह से सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मान लिया जाता है, और इसी एक तरह से विचारधारा को रामकृष्ण मिशन की तरफ से प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया। पहला रामकृष्ण मिशन का जो मठ है वो बारानगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। आध्यात्मिक विचारों की आगे की प्रक्रिया अगर हम देखें तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही नरेंद्र दत्त को वेदांत के आधार पर जो एक विश्व दृष्टि है उसे लाने के लिए प्रेरित किया गया। विवेकानंद ने अधिकारीवाद का जो सिद्धांत है उसको एक तरह से पूरी तरह से खारिज किया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग लोगों को जो भी एक तरह से ज्ञान मिलता है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जाति और धर्म का एक तरह से भेदभाव माना गया, लेकिन नरेंद्र दत्त ने इसको स्वीकार नहीं किया। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था जब हम अधिकारीवाद की बात करते हैं तो यह शुद्ध स्वार्थ का एक परिणाम है, क्योंकि हम अपने सिद्धांत में कुछ लोगों को ऐसी एक तरह से स्थिति में मान लेते हैं कि वह किसी भी तरह से आध्यात्मिक स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यह गलत है। उनका यह मानना था कि मानव आत्मा की जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है और अपनी अपनी भाषा या कह सकते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार वो आध्यात्म एक तरह से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि उपनिषद में सार्वभौमिक ज्ञान की बात की गई है जिसकी पहुंच जाति और धर्म के आधार पर नहीं है, और ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे उपनिषद के अनुसार नहीं है, और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जाति, धर्म या भाषा इस प्रकार का कोई जो भेद है वो एक तरह स्वीकार्य नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने आध्यात्मिक विचारों में सबसे मजबूत रूप में आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत का सिद्धांत था उसको एक तरह से माना गया कि हिंदू धर्म का सार है, और विवेकानंद के द्वारा ही नव वेदांत को आगे बढ़ाया गया। आगे चलकर आप देखें तो इसी नव वेदांत को प्रमुख रूप से अरविंदो के द्वारा भी आगे विस्तारित किया गया। विवेकानंद के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो नव वेदांत में द्वैतवाद, यहाँ पर दो एक तरह से शक्तियों को स्वीकार किया गया है, जहाँ पर आत्मा की एक तरह से स्थिति को तो माना ही गया है, साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ईश्वर का जो सिद्धांत है वो भी एक तरह से स्वीकार किया गया है। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरह से आत्मा और एक तरह से जो भौतिक स्थिति है दोनों को स्वीकार किया गया है। जबकि अगर हम अद्वैत की बात करते हैं, गैर द्वैतवाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल ब्रह्म को एक तरह से स्वीकार किया गया है, जिसको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो शंकराचार्य के द्वारा आगे बढ़ाया गया। और जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से रामानुज के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। विवेकानंद ने अपने नव वेदांत में दोनों को एक तरह से समाहित किया है, और माना जाता है कि वेदांत को उन्होंने विस्तारित करने में आधुनिक और सार्वभौमिक जो व्याख्या है वो प्रदान करी है, जिससे कि वेदांत सभी को एक तरह से स्वीकार्य हो पाए। इस रूप में नव वेदांत का जो सिद्धांत स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया उसको वैश्विक स्तर पर एक तरह से स्वीकारोक्ति मिलती है, जिसमें द्वैतवाद और अद्वैत दोनों का सिद्धांत समाहित है। स्वामी विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण योगदान भारतीय अध्यात्म को विश्व को एक तरह से प्रमुख रूप से बताने के लिए भी जाना जाता है, जो उन्होंने विश्व धर्म संसद के माध्यम से किया था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय अध्यात्म को पश्चिमी सभ्यता के सामने एक तरह से प्रमुखता से रखा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत देवी सरस्वती के वंदन से करी, और भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों यह कहकर एक तरह से करी, और माना जाता है कि इसी प्रारंभिक कथन के आधार पर
उनके भाषण को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया और भारतीय आध्यात्म को लेकर पश्चिमी देशों में जो एक तरह से जागरूकता है उसे बढ़ाने का जो काम है वह प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने में भी स्वामी विवेकानंद का प्रमुख योगदान माना जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने में स्वामी विवेकानंद का योगदान इस रूप में था कि पश्चिमी देशों में रहने वाले कई भारतीय अपने राष्ट्रवाद को लेकर एक तरह से प्रेरित हुए और भारत की आजादी के आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण रूप में अपनी भूमिका आगे चलकर निभाई। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से ही भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जो विरासत है उस पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया गया और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो जो भारतीय राष्ट्रवाद एक तरह से जागृत हुआ इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी मदद प्रदान करी। इसी के साथ साथ विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए इनमें से कई आंदोलनों में एक तरह से भाग लिया जहां पर प्रमुख रूप से वो भारतीय राष्ट्रवाद को जगाना चाहते थे और उसके आधार पर देश की आज़ादी का आंदोलन अपने आप आगे बढ़ता, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए भी एक तरह से अपने विचार रखे और इस आधार पर आप देखें तो प्रगतिशील जो भारत में सामाजिक सुधार हुए उसके लिए भी स्वामी विवेकानंद के जो प्रमुख रूप से कार्य है वो काफी उत्तरदायी माने जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में तैयारी करने वाले व्यक्ति या जीवन में किसी भी कार्य को एक तरह से करने वाले जो लोग हैं वह स्वामी विवेकानंद के इस प्रमुख कथन से एक तरह से प्रेरणा ले सकते हैं जो उन्होंने 1897 में दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए भी आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। जब तक सिविल सेवा में चयन का लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए आप लगातार उसकी दिशा में प्रयास करते रहें। यह हमारी आज की बड़ी खबर थी। आने वाले दिनों में आज की बड़ी खबर को इसी रूप में हम जारी रखेंगे। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।